बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो चैप्टर है दी अर्थ, इसके दो टॉपिक जो हैं वो पहले कवर कर चुके हैं, जिसमें ओशियंस का और वाटर साइकिल, ये दो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे ओशियन के विद रिस्पेक्ट टू ओशियन। आज ओशियन टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, टाइड्स, ओशनिक करंट एंड इफेक्ट ऑफ करंट। ये कोशिश करेंगे कि हम आज के ये लेक्चर में ये चार टॉपिक कवर करें। ओशियंस के पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट बहुत ही एस्पेक्ट जो था हमने वो पढ़ा था, जिसमें हमने वाटर साइकिल पढ़ा था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था वाटर साइकिल। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। पहले हमने ओशियंस की जितनी भी डेफिनेशन है, यूँ कह लें बहुत ही ज़्यादा तारीफ की थी, और हमने कहा था कि लाइफ कैन नॉट बी एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट ओशियंस। किसी भी हवाले से, किसी भी हम जब बात करते हैं फिजिकल और जोग्राफिकली अपनी लाइफ की एग्जिस्टेंस को ऑन अर्थ, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें ओशन से लिंक मिलता है। विदाउट इसके लिंक हम किसी चीज़ को भी हम बिल्कुल क्लियर कह सकते हैं कि विदाउट ओशंस वी कैन नॉट एग्जिस्ट, लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। जिसमें हमने पहला सबसे बड़ा जो एक फिनोमेना ओशंस का पढ़ा था, दैट इज वाटर साइकिल। आज हम पढ़ रहे हैं रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, यानी ओशन किस तरह टेम्परेचर को रेगुलेट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी लास्ट टाइम मैंने एक बात बताई थी आपको, याद होगा आपको लेक्चर में, इफ ओशन कैन नॉट एग्जिस्ट, अगर यहाँ पे ओशंस नहीं होते तो ज़मीन पूरी बैरन डेजर्ट हो जाती और उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। यानी ओशियंस जो है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक जो विंड का फिनोमेना या विंड की डेफिनेशन जो है वो ज़रूर समझनी पड़ेगी, जिसमें विंड जो है ऑलवेज ब्लो फ्रॉम कूलर एरिया टू हॉट एरिया, यानी कोल्ड एरिया से हॉट एरिया की तरफ जो है विंड ब्लो करती ऑलवेज। means air always flow from cool areas to hot areas। ये सबसे डेफिनेशन आपको हमेशा विंड की याद रखनी है कि विंड ऑलवेज ब्लो फ्रॉम कूल एरिया टू हॉट एरिया। जब आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से आप मेमोराइज कर लेंगे और अपने जहन में रखेंगे, तो ये इस पूरे टॉपिक को और इसके आगे जो टॉपिक हैं उसको भी समझने में बहुत आसानी होगी। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल हम यूं देखते हैं, हम फील करते हैं, क्योंकि हम कराची में इस चीज़ को, कोस्टल एरिया में ख़ास तौर पे इस चीज़ को ज़्यादा फील किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, और हम कराची में रहते हैं तो इस पे हम ज़्यादा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यानी इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, सी ब्रीज़। हमें सी ब्रीज़ फील होती है समंदर के किनारे तो बहुत ही ज़्यादा, बट कराची का जो टेम्परेचर, जिसको मॉडरेट टेम्परेचर कहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सी ब्रीज़। यानी हम कराची से ज़रा सा और आगे चले जाएँ किसी और शहर में, इंटीरियर सिंध में या पाकिस्तान के किसी और शहर में, तो वहाँ एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर हो सकता है कराची से कम हो, बट वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। बट समटाइम कराची का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, बट यहाँ की जो गर्मी होती है वो कम होती, जस्ट बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ओशन का और कोस्टल एरियाज का, कि ब्रीज हमें क्यों चलती ब्लो होती हुई फील होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन के एयर ऑलवेज ब्लो फ्रॉम कूल एरिया टू हॉट एरिया। क्योंकि ओशियंस या पानी जो है वो जल्दी जो है वो उसकी दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी गर्म होने की और ठंडा होने की, एज कंपेयर टू लैंड एरिया,
वो देर से होती है, यानी देर से वो ठंडा होता है और देर से गर्म होता है एज कंपेयर टू लैंड एरिया या ड्राई एरिया। तो जब ड्राई एरिया जो है वो हॉट हो जाता है तो ओशंस जो है एज कंपेयर टू लैंड एरिया वो कूल होते हैं। और विंड की इस डेफिनेशन के तहत जब वो हॉट एरिया की एयर की एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जब वो गर्म होती है तो लाइटर हो जाती है और लाइटर होके अप होती है, जिसकी वजह से नीचे जो है स्पेस क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही वो स्पेस क्रिएट होता है तो उसकी जगह कूल एयर जो है वो उस खाली स्पेस को फिल हो जाती है, खाली स्पेस में फिल हो जाती है। ये ब्रीज के ब्लो होने की सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो डेफिनेशन है। यानी वो हॉट एयर अप हो गई, अप होने से नीचे उसके जो है हल्की होती है, लाइटर एयर हो जाती है। हॉट एयर जो है वो अप होती है, उसकी जगह नीचे जो स्पेस होती है उसको कूल एयर जो है फिल करती है। इस तरह ये साइकिल चलता है। ऑन द सेम टाइम यही प्रोसेस जो है इन द विंटर सीजन रिवर्स हो जाता है। रीजन के लैंड एरिया जल्दी ठंडा हो जाता है एज कंपेयर टू वाटर या ओशंस के। तो होता क्या है, ये जो ब्लो एयर का जो ब्लो है वो रिवर्स हो जाता है, यानी लैंड एरिया टू सी एरिया हो जाता है। इसीलिए हम जो विंटर सीजन में हम जिसको कहते हैं रिवर्स हवा जो है, विंड जो है रिवर्स चलना शुरू हो जाती है। यानी हमारा जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ से हमको एयर आती हुई महसूस फील होती है और बहुत ही तेज समटाइम ऑफ विंड्स आ रही होती हैं टूवर्ड्स ओशन। सेम है कि हमारा जो नॉर्मली जो पाकिस्तान में है वो सेंट्रल एशिया से एयर जो है वो आती हुई हमें फील होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ओशन। सिंध और बलूचिस्तान का जो 1000 किलोमीटर का जो कोस्टल एरिया है वो वहाँ पे सेंट्रल एशिया से वो बहुत तेज जो कूल विंड जो है वो ओशन की तरफ आती है, क्योंकि ओशन गर्म होता है और वो सेंट्रल एशिया जो है बहुत ठंडा होता है एज कम्पेयर टू ईस्टलैंड एरिया के। तो हमें बहुत तेज वो हवा जो है इस ओशन की तरफ चलती हुई जाती है। ये बेसिकली रीज़न होता है गर्मियों में विंटर समर सीजन में एयर ब्लो होने का और विंटर सीजन में एयर के ब्लो होने की। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, लेकिन उसका रीज़न क्या होता है, ये डेफिनेशन उसकी रीज़न होती है। तो इस तरह से, और जब वो कोस्टल एरिया से समर में जो हमारा कोस्टल एरिया था वो कूलर होता है, लेकिन वो जैसे ही विंड दूर होती चली जाती है, यानी अगर कोस्टल एरिया से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितनी दूर होती जाएगी वो वार्म होती जाएगी और वो एरिया भी वार्म होता रहेगा। ये नॉर्मली एक इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओशन जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अगर हम इसको एवरेज टेम्परेचर देखें कराची का या एज कंपेयर टू डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो जो एवरेज टेम्परेचर हम देखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता कराची के जो है ना वो वेदर में, जस्ट बिकॉज ऑफ ओशन या सी। ये मेन इसके जो रीज़न होते हैं एयर ब्लो के, और इससे हमें पता चलता है कि ओशंस जो है किस तरह टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। Earth is the water planet. Although 40% of Earth's population lives within or near coastal regions, the ocean impacts people everywhere. Most of Earth's water is stored in the ocean, a driving force for weather and climate. The Earth's surface is warmed unevenly by the sun. Heat, a form of energy, helps drive ocean and atmospheric circulation. The ocean absorbs and stores more heat than the atmosphere. Both the atmosphere and ocean move heat. The atmosphere does this quickly, the ocean slowly. At the ocean's surface, winds drive currents.
Multiple forces keep the global ocean conveyor belt, or thermohaline circulation, in perpetual motion. Extreme variations in sea surface height and sea surface temperature affect ocean and atmospheric circulation. El Niño and La Niña occur when changing wind patterns displace warm and cool water in the equatorial Pacific. Both have global impacts. During either of these events, the replacement of cold water by warm water leads to air temperature swings and changes in humidity. This alters weather patterns by steering storms and rainfall to new locations. Shifts in rainfall affect plant growth and areas impacted by drought. When heat is exchanged between the ocean surface to the atmosphere, it influences climate. For example, heat and moisture carried by the Gulf Stream northward bring warmer temperatures and a moderate climate to Europe. An eddy is a circular moving body of water that spins off a main current. Eddies play a major role transporting heat and nutrients. Thunderstorms are a frequent occurrence in the tropics. Some of these may become organized into large rotating systems with strong winds growing into tropical storms or hurricanes. Tropical ocean basins like the Caribbean and the Gulf of Mexico retain substantial heat, making these regions favorable for rapid storm intensification. By extracting large amounts of heat from the ocean, storms can become massive and destructive hurricanes. A driving force for weather and climate. The ocean is essential to life on Earth. It is the primary storehouse of Earth's water. Without the ocean, our planet would be uninhabitable. NASA satellites and their unique view from space are helping to unveil the vast and largely unexplored ocean. Our today's second topic is tides. ये भी ओशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है. जो लोग कोस्टल एरिया में या ओशंस के किनारे पे रहते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर सकते हैं और करते हैं. एंड आई एम ऑल्सो वेरी फैन ऑफ ओशंस. मैं इसको बहुत ज़्यादा मुझे जो है इस चीज़ की ऑब्जर्व मैंने किया है. आई लाइक ओशंस वेरी मच. दैट्स वाई मैंने इस ओशंस के इस फिनोमेना को बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया और समझता हूँ. एक्चुअली होता ये है कि हम बेसिकली ये दिन में 2 दफ़ा हाई टाइड और लो टाइड का जो फिनोमेना होता है ओशंस में आता है. इसका रीज़न क्या होता है? हम वे फील करते हैं और सुनते भी हैं कि सम टाइम दिन में किसी वक्त जो ओशंस है या वेव्स हैं वो हाई टाइड होना शुरू हो जाती हैं और जो उसके जो बैंक्स ऑफ द ओशंस हैं उसमें से पानी उसके बाकायदा जो है ना पाथ या वे बने हुए होते हैं
जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ऐसा एक फिनोमेना चल रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर से, तो बाकायदा एक वे बन जाता है जिसमें से जब हाई टाइड होता है ओशंस, तो वो पानी उस एक्स्ट्रा बे में और एक्स्ट्रा जो उस वे से होता हुआ लैंड एरिया में आ जाता है। ये एक उसका, और जब वो लो टाइड होता है तो पानी वापस ओशंस में चला जाता है। ये एक दिन में 2 दफ़ा जो है नॉर्मली ये होता है। इसका मेन रीज़न क्या है कि हम सब जानते हैं कि अर्थ मूवमेंट 2 तरह की, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। यानी एक वक्त ऐसा आता है कि मून जो है वो उसके किसी ओशंस की साइड पे होता है, और एक ऐसा वक्त आता है जब सन उसकी ओशंस के साइड पे होता है, जस्ट लाइक दिस। ये पिक्चर इस चीज को क्लियर करेगी कि जो अर्थ है अगर सन इस साइड पे है तो ये एक साइड पे हाई टाइड होगा और एक साइड पे अर्थ के लो टाइड होगा, क्योंकि अर्थ ये एक बड़ी एक ऐसी बॉडीज है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली जमीन अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मून की सबसे, अर्थ और सन की सबसे ज्यादा है, और मून की भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जब इसके करीब आती है अर्थ के मोशन, रोटेशन और रेवोल्यूशन के, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन और रोटेशन, तो वो अट्रैक्ट करती है जमीन की, अर्थ की हर चीज को, और बहुत ही फोर्स डालती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिंग फोर्स डालती है अर्थ के ऊपर। लेकिन कोई चीज इतना ज्यादा नहीं हो पाती, लेकिन चूंकि जो ओशन है, वाटर है, वो ओपन होता है, वो ऊपर उठता है, लेकिन चूंकि ओशन पूरा ऊपर तो नहीं जा सकता, बट कुछ वो ऊपर आता है, 1 मीटर हाई हो जाता है जो नॉर्मली, या इससे ज्यादा हो जाता है समटाइम। और जब एक ऐसी पोजीशन आती है कि मून और सन दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, तो उस वक्त उस ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उस वक्त भी यहाँ पे हाई टाइड होता है। और जब अगर दोनों अपोजिट साइड में, सन और मून दोनों अपोजिट साइड में जमीन की जो ओशंस है उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ लो टाइड हो जाता है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी 4 डिफरेंट एंगल से दोनों को पुल करते हैं वाटर ओशंस को। लेकिन जब ये दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं तो दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इस तरह से दिन में जो है तकरीबन 24 आवर्स में 2 दफ़ा एक ऐसा टाइम आता है जब हाई टाइड और लो टाइड होता है। हाई टाइड और लो टाइड के कुछ बेनिफिट भी होते हैं। यानी हाई टाइड के वक्त जब हार्बर पे शिप्स को आने का टाइम मिल जाता है, कुछ ऐसे हार्बर होते हैं जो वहाँ बड़े शिप्स नहीं आ सकते, तो वो वेट करते हैं हाई टाइड का। जब हाई टाइड होता है और पानी अप होता है, ज़्यादा होता है हार्बर पे, तो वो शिप जो है वो हार्बर पे जो है वो बर्थ पे आ जाते हैं। ये हाई टाइड का एडवांटेज होता है। और इसी तरह एक तो ये बेनिफिट होता है कि हार्बर पे शिप्स आ जाते हैं, और अगर यही हाई टाइड के वक्त ओपन सी में जो वेव्स होती हैं वो 1 मीटर तक होती हैं, लेकिन जब यही वेव्स बैंक ऑफ द ओशंस, शोर लाइन पे आती हैं, तो ये और ज़्यादा बड़ी वेव्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मोर देन 5 मीटर 10 मीटर तक भी हो सकती हैं। ये एक हाई टाइड और लो टाइड का बेसिक रीज़न है, जो कि हम दिन में 2 दफ़ा जो है ना ऑब्जर्व कर सकते हैं कोस्टल एरियाज में। This shows 12 hours at the famous Bay of Fundy in Nova Scotia, Canada. It's the biggest tide change in the world. But what force could move such a massive body of water? Gravity. Here's the Earth rotating on its axis every 24 hours. We'll now draw the Earth as a diagram
with its surrounding layer of ocean. And to the right is the silvery moon. Everything is attracted to everything else in the universe with the force of gravity. So the moon is attracted to the Earth, and the Earth is equally attracted to the moon. Notice that the two force arrows are the same length, showing that gravitational attractions are of equal strength. But we're only interested in the force on the Earth here. The moon pulls on the ocean closest to it and makes it bulge outwards. When the Earth rotates, the sea level is higher at this point in its rotation, causing a high tide, and a low tide where the oceans don't bulge. So you'd expect one high tide each day. But here it gets interesting because there are 2 high tides a day. How come? This is because the strength of gravity is greater when objects are closer. We'll call the location of the ocean on the near side of the moon, point A, at the centre of the Earth, point B, and at the far side ocean, point C. The strength of the moon's gravity is strongest at A because it's closest to the moon. So the part of the ocean that bulges towards the moon most is at A. But the moon's gravity also pulls on the Earth, moving it towards the moon as well. This has 2 effects. First, it makes another bulge at C. Second, it fills in the bulge at A, but not completely, because A has moved further towards the moon than B. Lastly, the far side ocean at C is also attracted to the moon, but it moves least because the moon's gravitational pull here is at its weakest, being farthest from the moon. This leaves a partial bulge at C, though not as big as the one at A. Now we can see why, when the Earth rotates through 24 hours, it goes through 2 high tides and 2 low tides. But there's another surprise. By the time the Earth has rotated once and arrived back at its original position, the Moon has moved on a bit because it's orbiting the Earth at the same time. That means that the Earth has to catch up with the Moon, so the next day's high tide is about 50 minutes later. The Moon rises and sets about 50 minutes later too, because the Earth has to catch up with its orbiting Moon. You can even test this by timing the moonrise or moonset from one day to the next. Or check out some tide charts to see if the tides obey this rule too. ओशियन का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक या हमारा थर्ड टॉपिक जो है दैट इज वेव्स। वेव्स नॉर्मली जो विंड का जो एक प्रोसेस या विंड फिनोमेना की वजह से वेव्स क्रिएट होती है। और वेव्स किस तरह क्रिएट होती हैं? वो जो वेव्स का जो विंड जो ओशंस पे होती है वो नॉर्मली जो ओशंस के वाटर को वो पुश करती है पीछे की तरफ, और
जो उसका जो विंड फिनोमेना है जो लैंड एरिया की तरफ आना होता है, जब वो दोनों जो है वेव्स क्रिएट करती हैं। और वेव्स नॉर्मली हमें लगता है कि वो बाहर आ रही है कोई चीज़, बट नॉर्मली वेव्स जो है वो अप एंड डाउन होती है, सिर्फ पूरी आगे उसको पानी को लेकर नहीं आती। इसका हमने और भी साइंस में जब वेव्स की हमने फिजिक्स हमें पढ़ते हैं कि वेव्स किस तरह से क्रिएट होती हैं, व्हाट इज़ वेव्स, तो हम नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक रोप को अपने हाथ में पकड़ते हैं और दूसरा एंड जो है वो किसी ट्री से या किसी पोल से बांध देते हैं और उसको हम जग करते हैं, तो वेव्स जो है हमें क्रिएट होती लगती हैं और ऐसे लगता है कि वो कोई चीज़ आगे की तरफ जा रही है। बट अगर हम उसमें कोई चीज़ रख दें या पुल कर दें, मार्कर लगाएं या कुछ करें, तो हमें ऐसा ये साफ पता चलता है कि वो जस्ट अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये वेव्स में नॉर्मली अप एंड डाउन होता है और वो क्रिएट ज़्यादा जो है वो शोर लाइन या किनारे की तरफ नहीं आती है। ये नॉर्मली जो है ना वेव्स का एक फिनोमेना होता है, लेकिन समटाइम वेव्स जो हैं बहुत ही इमेंस डैमेज जो है वो क्रिएट करती हैं शोर लाइन पे, और जितनी भी उसकी जो किनारे जो है वो इवन वो जो अगर रॉक और माउंटेन्स हैं उसको भी जस्ट एक ग्राइंड कर देती है, एक तरह से ग्राइंड करके वो बिल्कुल सैंड में जो है ना वो कन्वर्ट कर देती है। ये इतनी पावरफुल जो है वेव्स जो होती इतनी पावरफुल होती हैं, और इस तरह एक इल्यूजन का जो प्रोसेस थ्रू वेव्स होता है वो ऑन दी बैंक ऑफ द ओशंस जो है होता है। शोर लाइन या कोस्टल एरियाज में जो इरोजन का प्रोसेस है जस्ट बिकॉज ऑफ वेव्स जो होता है, और वेव्स समटाइम इतनी पावरफुल होती हैं अगर हैवी कंक्रीट के भी कोई बैरियर्स या वॉल्स हों तो उनको भी ब्रेक कर देती है। वेव्स जो मिड ओशन में होती हैं वो नॉर्मली 1 मीटर मोर देन 1 मीटर हाई होती है, बट ये ग्रेजुअली जैसे जैसे ये शोर लाइन की तरफ आती है तो इमेंस डैमेज जो है वो क्रिएट करती है। और ये जो कोस्टल एरियाज में जो कंट्रीज़ हैं या जो सिटीज़ हैं, जो लोग रहते हैं, वो इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किस तरह से वेव्स जो हैं अपना जो पूरा एक फोर्स के साथ शोर लाइन पे आती है, और इस तरह से इल्यूजन का जो प्रोसेस है वो होता है।